मंचस्थ सभी महानुभाव, इस सभागार में उपस्थित सभी कलाकार, कला विद्यार्थी, कला रसिक बंधु भगिनी, अब तक सभी महानुभाव अच्छी तरह से अपने वाणी से इस कला यज्ञ के बारे में अपने विचार रखते थे। और भाषा अवगत न होने कारण बेचारा मैं स्वस्थ बन रहा है। अभी मैं हिंदी में बोलता हूँ, आप स्वस्थ बन रहे हैं। एक अच्छी बात है कि हम सभी चित्रकला के पुजारी हैं। And this is the only global language which can follow and understand from any corner of this world. It's a universal language. मुझे याद है जापान में बुद्ध मंदिर के लिए जो मैंने पेंटिंग्स बनाई और 40 दिन में वहाँ 40 डेज वहाँ फाइनल टचिंग के लिए मैं और पत्नी दोनों वहाँ गए थे। और उस मंदिर में 60 लोग काम करते थे। उसमें 2 या 3 को अंग्रेजी आते थे, बाकी किसी को नहीं आते थे। लेकिन चित्रकला का बड़ा उपयोग हुआ। हमें जो कुछ चाहिए थे, मैं ड्राइंग निकाल के देता था, वो तुरंत बोला के दे देते। एंड दिस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। कोई जरूरी नहीं कि इसका एबीसीडी समझे या ना समझे। इसका कारण है कि सभागृह में ही नहीं, जो भी पहले जन्म लेता है चित्रकार बनकर ही जन्म लेता है। क्योंकि पहली कलम, चॉक, पेंसिल, बॉल पेन, व्हाटएवर अपने चाइल्डहुड में पहले हाथ में आते तो पहले हम रेखा और आकार का ही निर्माण करते हैं। When first in our childhood we get pencil, pen or anything in our hand, we draw first lines and forms. Maybe abstract, लेकिन हमें समझ में आता है उस समय मैंने क्या किया है। फिर एबीसीडी, अ, आ, ई, ग, म, भ सब कुछ सीखते हैं तो चित्रकला भूल जाते हैं। और जो बचपन से लेकर चित्रकला अपने जीवन का ध्येय समझकर, रुचि समझकर काम करते हैं, वो आखिर चित्रकार बनते हैं। और इसीलिए अपने यहाँ कहा जाता है कि चित्रकार जन्म से होना चाहिए, बॉर्न आर्टिस्ट। मैं थोड़ा इस बात को साइड में रखता हूं इसीलिए क्योंकि मेरा यह विश्वास है, अपनी उम्र कौन सी भी हो, जिस समय कागज के ऊपर पेंसिल या पेन से कुछ ड्रॉ करने की तीव्र इच्छा हुई, तो उसी समय समझना चाहिए कि अपने में चित्रकार जन्म लिया है, जागरूक हुआ है। भाषा के अनुसार प्रांत की रचना हो सकती है। भाषा के अनुसार ग्राम की रचना हो सकती है, परंतु कला के अनुसार प्रांत की रचना नहीं हो सकती। आप समझ लीजिए कि कोई धूप या अगरबत्ती हमने घर में जलाई तो हम बोल नहीं सकते उस धूप को या अगरबत्ती को कि अपनी सुगंध इस दरवाजे के बाहर नहीं जानी चाहिए। यदि कोई गीत गाता हो, यदि कोई नृत्य करता हो, तो उसका परिणाम किसी एक मर्यादा की रेखा के अंदर
भीतर ही होना चाहिए, उस तरफ नहीं जाना चाहिए। कला के किसी भी विधा को, उसकी औरा को हम बंदिश नहीं कर सकते। इसी प्रकार चित्र, शिल्प, काव्य, साहित्य कुछ भी हो, उसमें जितनी ऊर्जा रहती है, जितनी शुद्धता रहती है, उतनी वो ज्यादा फैलती ही है। इसलिए बहुत कला विद्यार्थी और कलाकारों को मैं हमेशा कहता हूं कि अपना चित्र अपने दीवार पर होना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपना चित्र अन्य के दीवार पर होना बहुत अच्छी बात है। चित्र को संभाल के पोर्टफोलियो में रखना अच्छी बात है, लेकिन चित्र को दीवार पर प्रदर्शित होने का, उस चित्र का जन्म सिद्ध अधिकार है। चित्र को प्रदर्शित करना ही चाहिए, मतलब गैलरी मिलनी चाहिए ऐसे नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो उसको माउंटिंग और फ्रेमिंग करके दीवार पर लगाना चाहिए। मेरी दीवार और उसके ऊपर चित्र, इस प्रकार का स्लाइड शो और मैं लेक्चर बहुत जगह करता हूं, तो उसमें कहता हूं कि हर दीवार चित्र के लिए प्यासी रहती है। आप कोई भी एक चित्र अपने घर के दीवार के ऊपर 2 महीने तक टांग दीजिए और फिर उधर से वो चित्र निकालिए, आपको वहां एक खाली चौखट दिखाई देगी, एम्प्टीनेस यू विल फील ऑफ दैट, फिजिकली फील होता है कि यहाँ पर चित्र तो अभी नहीं है। इस प्रकार का चित्र और चित्र की दीवार का नाता होता है। और कलाकार को हमेशा अपनी कला की साधना करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो सतत काम करता है उसी के हाथ से अनन्य साधारण काम होता है। काम सतत करने से ही उसमें परिपक्वता आती है, प्रभुत्व प्राप्त होता है। ऐसे कभी नहीं होता कि 5 साल हमने सीख लिया, अभी हम आर्टिस्ट बन गए, उसके पश्चात भी हमेशा जो काम करते रहते हैं वही आर्टिस्ट कहने वाले हैं। जो रियाज नहीं करता वो हमेशा महफिल नहीं गा सकते। इसीलिए प्रयत्न, सातत्य, प्रयत्नशील रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो बार बार काम करते रहता है उसमें मग्न रहता है, उसी को यह साध्य होता है। आप सोच लीजिए कि कोई यदि महफिल के पहले रियाज नहीं करता हो और हमेशा सिर्फ स्टेज पर ही गाता हो, कभी वो प्रसिद्ध हुआ है? नहीं होगा। पंडित भीमसेन जोशी कहते थे, जो हमें साध्य नहीं है उसके लिए रियाज है, और जो साध्य हुआ है वो प्रस्तुत करने के लिए मंच है। और इसीलिए रोज चित्र करना साधना का एक अंग है। तपस्या और साधना अकेले में ही की जाती है, एकांत में ही होती है, लेकिन तपस्या का उद्यापन है, तपस्या के पश्चात प्रार्थना है, तपस्या के पश्चात प्रसाद वितरण है, तपस्या के पश्चात संविभाग देना होता है अचीवमेंट का, उसके लिए सामूहिक एकत्रीकरण आवश्यक है। और इसीलिए जो भी कलावंत अपने अपने साधना में माहिर हुए हैं उनका एकत्रीकरण होना चाहिए, समाज के सम्मुख
सामूहिक नृत्य अपने कला का प्रदर्शन होना चाहिए। इसी अत्युच्च विचार से विजयवाड़ा आर्ट सोसाइटी जैसी संस्था खड़ी रहती है, और वो किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं, उनके सहकार्य से, उनको समझने वाले, उनको अप्रिशिएट करने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले सभी इकट्ठा होकर काम करते हैं। और जो भी कुछ अच्छा वर्क होता है उसके लिए तथास्तु कहकर सपोर्ट करने का कुदरत का एक नियम है या ईश्वर का नियम है। और वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 7, 8 साल अविरत काम चलता है। ये इस प्रकार एकत्रित होकर काम करना अपने लिए अत्यंत आवश्यक है। हम तो कलाकार है, हमेशा क्रिएटिविटी हमारा उद्देश्य रहा है, लेकिन ये केवल अपने दायरे में नहीं, समाज में भी कला का महत्व घर घर तक पहुंचे, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचे। ऐसे अच्छे उद्देश्य से ये कार्य चल रहा है और ये कार्य आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन होता है क्या कि कभी कभी विद्यार्थी दशा में 4-5 साल का एक अभ्यासक्रम होता है, सबमिशन होता है, फिर डिप्लोमा होने के पश्चात या बीएफए होने के पश्चात, एमएफए होने के पश्चात लगता है कि बस हम आर्टिस्ट हो गए। लेकिन कला के क्षेत्र में आने के पश्चात मालूम होता है कि हमने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि हम परीक्षा में पास होने के लिए काम करते रहे, हमें मार्क्स मिलने के लिए काम करते रहे, लेकिन जो सही में अपने लिए आवश्यक था वो हमने कभी पहचाना ही नहीं। विद्यार्थी दशा जो अभी प्राप्त होती है 5 साल की या 4 साल की, वो बहुत बहुमूल्य होती है, उसको विद्यार्थी दशा में गवाए नहीं। बहुत काम करके उसमें से अच्छा हम सबमिशन दें, पोर्टफोलियो अपना अच्छे काम का होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अच्छा काम करते रहने से नहीं होता, बहुत काम करने से उसमें से कुछ अच्छे चित्र बनते हैं। एक कहानी बार बार कहता हूँ, यहाँ विद्यार्थी बहुत कुछ है इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। कोई पालक भी है, उनके लिए भी अच्छा है कि घर में जाकर बताएं ये कहानी। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बार बार मैं उसको दोहराता हूँ, शायद कई लोगों ने सुनी होगी। एक राजा था, शिकार करने के लिए, हंटिंग करने के लिए जंगल में गया। बहुत अंदर तक जाने के पश्चात भी कोई शिकार नहीं मिला और थका हुआ आगे बढ़ते गया तो उसने देखा कि सामने से शेर आ रहा है। तो शेर ने उसके ऊपर झड़प मारी। राजा थका था, कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वो शेर राजा के शरीर के ऊपर गिरे उसके पहले ही कोई एक कुऱ्हाड़ से, परशु से उस व्याघ्र को मारकर गिरा देता है। राजा आश्चर्यचकित होता है, किसने किया है? तो देखा कोई लकड़हारा वुड कटर, उसने अपना परशु फेंका था। राजा खुश हुआ, आपने मेरी जान बचाई, कल मेरे दरबार में आओ, आपको हम बख्शिश देंगे। लकड़हारा जाता है दूसरे दिन दरबार में, तो राजा प्रधान को बोलता है कि अपना फलाना जंगल का जो हिस्सा है वो इस लकड़हारे को दान दे दो, बख्शिश के रूप में दान दे दो। लकड़हारा भाई खुश होता है, अब तक किसी के जंगल में घुस जाना, लकड़ा तोड़ना और फिर उसका कोयला बनाना, ये काम करता था। अभी तो अपना ही जंगल मिल गया, तो हर रोज वो एक झाड़ तोड़ता था, उसका कोयला बनाता था, बेचता था, 4 पैसे घर में आते थे।
ऐसे करते 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 आखिर में एक पेड़ बचा था, उसको भी उसने काटा, लेकिन कोयला नहीं बना सका। क्यों नहीं बना सका? क्योंकि बहुत बड़ी बारिश आ गई। तो चलो गीली लकड़ी हम बेचेंगे, से बाजार में बैठता है, हर कोई आता है लकड़ा देखकर चला जाता है, हर कोई आता है लकड़ा देखकर चला जाता है। फिर बाद में एक बहुत धनवान व्यक्ति, रेशम का वस्त्र पहना हुआ, हाथों में 10 उंगलियों में अंगूठी पहनी है, गले में सोने की चेन है, वो बोलता है कितने में दिया ये लकड़ा? क्या करूं भाई साहब, बारिश आ गई, दिन में ऐसे आ गए, मुझे कुछ सुनना नहीं है, 200 सुवर्ण मुद्रा में देता हूँ। तो देखते हैं 200 200 200, अच्छा अच्छा ठीक है 300, उसके ऊपर एक भी नहीं दे दूंगा। ठीक है, तो 300 मोहरा वो सोने का लेता है और बाद में पूछता, भाई साहब आपने इतने कीमत में इसको क्यों खरीदा? मतलब आप जानते नहीं जानता हूँ। क्या था इसमें? अरे ये चंदन की लकड़ी है। तो राजा ने इसको चंदन का पूरा बन दिया था, उसने जलाकर उसका कोयला करके बेचा। आखिर में मालूम हुआ कि यह चंदन का है। हर कोई कलाकार, कला विद्यार्थी समझे कि अपने कितने दिन बचे हैं पता है, लेकिन कुदरत ने हमारे ये कला चंदन बनाने की अपने हाथ में दी है। वो ध्यान में रखते हुए हम काम करते रहे तो बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। और चंदन का वही पेड़ है कि जिसको घिसने से उसकी सुगंध बढ़ती रहती है। तो अपने भी कला को रियाज के माध्यम से बहुत काम करते हुए उसकी सुगंध दूर तक फैलाने का काम करें। सिर्फ वाटर कलर इस माध्यम के लिए यह वर्कशॉप था, लेकिन विजयवाड़ा आर्ट सोसाइटी सभी कलाओं के लिए समर्पित है। हो सकता है कभी एक्रेलिक के ऊपर होगा, हो सकता है कभी ऑयल के ऊपर होगा, हम सभी भी पार्टिसिपेट होंगे, काम करते रहे, अच्छा परिणाम आएगा। कला हमेशा कुछ नया जन्म देने के लिए है। कला सर्कस नहीं है, ये मैं बार बार कहना चाहता हूँ, आप बुरा मत मानिए। मैं सिर्फ ब्लेड से पेंटिंग करता हूँ, मैं सिर्फ टाइपराइटर के ऊपर ड्राइंग करता हूँ, ऐसी सर्कस करने के लिए काम नहीं है। कोई रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए कला नहीं है, कंपटीशन के लिए कला नहीं है। अपने अंदर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है, ऐसे कलाकार बैठा है, वो कलाकार अपने नए स्वरूप में प्रकट होने के कला के माध्यम से अपने साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम कब लाएंगे? हम केवल सर्कस करने में जीवन गवाएंगे तो सिर्फ नकल करते रहेंगे। नकल करने वाले बहुत हैं, लेकिन वो कला नहीं है, इसीलिए न कला बोलते उसको। अमिताभ बच्चन जैसे आवाज निकालने वाले बहुत हैं, तुरंत वो शत्रुघ्न सिन्हा जैसा आवाज निकाल। मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अमिताभ सिर्फ अमिताभ ही है। उसी प्रकार कुदरत ने हमें जो कुछ शक्ति दी है, वो किसी को नकल करने के लिए नहीं, अपनी एक ओरिजिनलिटी स्वयंभू शक्ति जगाने के लिए ऐसे ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो अपनी भारत की कला दूर दूर तक फैलेगी और हर एक कलाकृति अपने से भी ज़्यादा आयु लेकर जन्म लेती है। इसलिए मोनालिसा हम आज भी देख सकते हैं, इसीलिए रवि वर्मा की पेंटिंग हम आज भी देख सकते हैं। उसी प्रकार हम जो कुछ ही कलाकृति का निर्माण करेंगे वो इतिहास का पन्ना बनेगा, वही उज्जवल इतिहास होगा। जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो इतिहास के पन्नों पर होता है, अचीवमेंट कभी भी इतिहास के पन्ने पर नहीं रहता। इतना ही मुझे
आपके मित्र के इस नाते से मैंने कहा, आप सभी ने यहाँ बुलाया और जो भी मित्रता प्रदान की, मैं कृतज्ञता हुआ। आप सभी का मन से मैं हृदयपूर्वक कृतज्ञता और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।